ओके सर, तो स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनली सीजन 4 कंप्लीट हो गया। वॉल्यूम 2 बची थी इसके, जिसमें ज्यादा नहीं, बस 2 ही एपिसोड थे, हालांकि बहुत बड़े बड़े थे, तो वो भी अब आ चुके हैं, जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे पे। तो फाइनली छोरी को इसकी पावर्स वापस से मिल जाती हैं उस नीना प्रोजेक्ट के बाद, और अब ये पहले से और ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है, लेकिन स्टिल इतनी पावरफुल नहीं होती कि वेक्ना के अगेंस्ट 1-on-1 फाइट कर सके। ऐसा इसके पापा का कहना होता है। लेकिन यहाँ पर बात होती है 11 के फ्रेंड्स की। इसको पता होता है कि इसके दोस्त बहुत डेंजर में हैं और ये डायरेक्टली उनके पास जा भी नहीं सकती, तो ये रिमोट ट्रैवल करती है। मतलब वही इसकी पावर्स में से एक कि एक जगह पर रह के एक जगह पर शांति से बैठ के दूसरी चीजों को देख सकती है, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। सीजन 1 से करती आ रही है ऐसा ये। तो ये अपने दोस्तों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, जिसमें वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि आखिर वेक्ना को कैसे रोकना है, क्योंकि 11 की तरह ही अब उन सबको भी पता होता है वेक्ना के बारे में। हर एक चीज पता चल चुकी होती है कि वो हेनरी है नंबर 1, और उसके मोटिव्स भी इनको पता होते हैं, तो कुछ भी करके उसे रोकना होता है इन्हें। और ये लोग प्लान बनाते हैं जो एक्चुअल में काफी सही होता है। वेक्ना 11 की तरह ही होता है, या फिर इसका उल्टा 11 वेक्ना की तरह होती है। जो भी हो, कुल मिला के जैसी पावर्स 11 के पास होती हैं सेम वेक्ना के पास भी होती हैं। मतलब 11 माइंड से ट्रैवल करती है, सेम वे में वेक्ना भी करता है। इवन इसी तरह ही अपने सारे विक्टिम्स को जान से मारता है। कभी ये खुद रियल वर्ल्ड में फेस टू फेस नहीं आया। हालांकि इसकी पावर्स में काली की पावर्स भी ऐड होती हैं। सीजन 2 में एक लड़की याद होगी, नंबर 8 था उसका। उसके पास पावर्स थी कि वो लोगों को जो चाहती थी वो सब दिखा सकती थी, तो ये पावर्स भी वेक्ना के पास होती हैं। अगर सिंपल वे में पुट करूँ तो यही मेन सब्जेक्ट था नंबर 1। तो बाकियों के पास जो पावर्स हैं वो ऑब्वियसली इसके पास भी होनी ही है। तो माइंड ट्रैवल या रिमोट ट्रैवल के टाइम सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है इनके पास कि इनकी बॉडी रियल वर्ल्ड में डिफेंसलेस खड़ी रहती है। उस टाइम पे उनपे कोई भी अटैक कर सकता है, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो यही प्लान होता है इन चिंटू पिंटू लोगों का। इनको पता होता है कि वेक्ना रहता कहाँ पर है, इसके घर में, बोले तो विक्टर क्रील के घर में। तो मैक्स से वेक्ना को इन्वाइट करेगी अपने अंदर, बोले तो इसके माइंड में। लास्ट टाइम वो बिना पूछे आ गया था, बट इस बार ये खुद चाहती है कि वो आए। एक तरह की भेंट होती है, एक साजिश, ताकि जिस टाइम वेक्ना मैक्स के माइंड में हो तो उसकी खुली बॉडी जो अपसाइड डाउन में होगी उसको स्टीवन लोग आराम से जाके मार सकें। इतना सिंपल प्लान होता है इनका, इजी पीजी प्लान। और वो जो डेमो बॉट्स होंगे थोक के भाव वाले, उनको डस्टिन और एडी संभाल लेंगे। तो ये प्लान काफी सिंपल लग रहा था, काफी सही था, बट बहुत ज्यादा डेंजरस था। और ये पूरा प्लान जब 11 सुनती है तो ये भी समझ जाती है कि सब लुच्चे मारे जाएंगे, तो इसको उनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो इस वजह से अपना बोरिया बिस्तर बांधती है और बोल देती है कि हॉकिंस जा रही है। इनकी डील के हिसाब से अभी इसको रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि इसके पास पावर्स होती हैं। पर इसके पापा डॉक्टर बैनर डॉक्टर ओवेंस को रूम में बंद करके 11 को जबरदस्ती ड्रग्स देके रोक देते हैं। इसका कहना होता है कि 11 अभी रेडी नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर मिलिट्री आ जाती है। लास्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि 11 के पीछे मिलिट्री, बोले तो गवर्नमेंट पड़ी थी, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं, मिस्टीरियस मर्डर्स, उन सबके पीछे 11 का ही हाथ है, उसकी पावर्स का हाथ है। तो इसलिए मिलिट्री वाले यहाँ पर फुल अटैक कर देते हैं, सबको मार डालते हैं। डॉक्टर बेनर जो 11 को लेके भाग रहा था उसको भी ये लोग शूट कर देते हैं, बट 11 को मारने से पहले वो होश में आके पूरा हेलीकॉप्टर उड़ा देती है इनका। और इसी टाइम पे यहाँ पर माइक की गैंग आ जाती है, और फिर अपने को फाइनल मोमेंट दिखाया जाता है पापा एंड डॉटर के बीच का। यहाँ पर बेनर ऐसे बोलता है कि इसने जो भी किया है वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही किया है, बट स्टिल 11 इस पे बिलीव नहीं करती और ये इसको माफ भी नहीं करती। सीधे गुड बाय पापा बोल के निकल लेती है अपने दोस्त लोगों के साथ। अब ये पता नहीं कि बंदा डिजर्व करता था ऐसा कि नहीं, बट था तो डॉक्टर हरामी, तो चलता है। और इस टाइम ये ब्रेनर कंफर्म मर जाता है। लास्ट टाइम तो ये बच गया था, बट इस टाइम पापा इज डेड नाउ। अब रशिया की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक ही डेमोगॉर्गन नहीं होता। रशियन लोगों ने बहुत से मॉन्स्टर्स को कैद करके रखा था, और किसी ने लास्ट वीडियो में पूछा था मेरे से कि आखिर रशियन करना क्या चाहते हैं इस अपसाइड डाउन के साथ। तो देख लो क्या करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्वियसली वो रशियंस है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर यहाँ पर अपन देखते हैं कि रशियंस ने माइंड फ्लेयर को भी कैद करके रखा होता है, और यही सबसे बड़ी मिस्ट्री थी सीजन की कि माइंड फ्लेयर आखिर कहाँ पर है। क्योंकि ओल्ड सीजन में माइंड फ्लेयर ही मेन विलन था, बट इस टाइम यहाँ पर वेक्ना आ गया, तो माइंड फ्लेयर इसीलिए कहीं नहीं दिखाया गया था कॉज ये यहाँ पर कैद था। और इसकी भी एक ऑसम मिस्ट्री है जिस पे आगे बात करेंगे। फिलहाल जॉयस एंड हॉपर ये लोग यहाँ से सही सलामत इस प्रिजन से बाहर निकल जाते हैं, और अब इनको बस किसी भी तरह से अमेरिका वापस जाना होता है, बोले तो हॉकिंस। लेकिन जब ये एक सीक्रेट कॉल करते हैं अमेरिका में, तब इनको पता चलता है कि इनके बच्चे लोग, उनकी जान खतरे में है, क्योंकि अपसाइड डाउन का डोर वापस से ओपन हो चुका है। इनको ये तो नहीं पता था कि वेक्ना नेम का विलन गेम में आ चुका है, बट हॉपर यहाँ पर दिमाग लगाता है और इसको ये पता था कि अपसाइड डाउन में जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं सबका हाइव माइंड होता है, बोले तो सब सेम माइंड शेयर करते हैं। मतलब अगर एक डेमोगॉर्गन को हर्ट किया तो उसका इफेक्ट बाकी मॉन्स्टर्स को भी फील होता है, वो भी हर्ट होते हैं। तो हॉपर इसीलिए हॉकिंस जाने का प्लान कैंसिल करता है और ये वापस से प्रिजन जाने का प्लान बनाता है, ताकि ये रशिया में रह कर ही अपने बच्चे लोगों की हेल्प कर सके उन सभी मॉन्स्टर्स को मार के।
एंड इस साइड हॉकिंस में अब ये लोग अपना प्लान शुरू करते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली चीज ये थी कि 3 लोग ऑलरेडी मर चुके थे, तो सिर्फ एक किलिंग बची थी वेक्ना के लिए। इसके बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाना था, तो इन सबको सब कुछ कायदे से करना होगा। पहले तो ये फुल तैयारी करते हैं, वेपन्स वगैरह इकट्ठा करते हैं, और रॉबिन बोलती भी है कि इसको लग रहा है कि शायद चीजें इस बार सही ना जाएं, और ऐसा ही होता भी है एक्चुअली में। मैक्स, लूकस और इसकी बहन वेक्ना के घर जाते हैं, बट अपनी रियल दुनिया में रह के। मैक्स यहाँ पर वेक्ना को अपने माइंड में इनवाइट करती है और वो मुंह उठा के चला भी आता है। बाकी के बचे हुए सबके सब अपसाइड डाउन की दुनिया में जाते हैं। डस्टिन और एडी ये अपना ताबड़तोड़ कॉन्सर्ट स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत औसम होता है। ये इसलिए करते हैं ताकि वो सभी डेमो बैट्स जो वेक्ना के घर में चौकीदारी कर रहे थे, वो सब इनके पास आ जाएं, यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएं, और ऐसा ही होता भी है। और फिर स्टीवन, नैन्सी एंड रॉबिन ये अपसाइड डाउन वाले वेक्ना के घर में जाते हैं उसको मारने के लिए, क्योंकि वो फुल डिफेंसलेस होता है वहाँ पर। बट ऐसा इन सबको लग रहा था। सबके सब खुद अपनी मर्जी से मौत के मुंह में जाते हैं। वेक्ना मैक्स को बताता है कि ये सब कुछ देख सकता है और इसको पता है कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। सो ये स्टीवन लोगों को तीनों को कैप्चर कर लेता है और मारने लगता है। सेम डस्टिन एंड एडी ये भी पूरी तरह से फंस जाते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है अपनी 11 की। इन सबके पहले इस साइड माइक एंड विल की साइड 11 ये हॉपर वाला दिमाग लगाती है। ये समझ जाती है कि हॉकिंस जाने का टाइम इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो यहीं पे अपनी पावर्स का यूज करके, वही माइंड ट्रेवल वाली पावर, ये मैक्स के माइंड में जाएगी और फिर वहां पर वेक्ना से फाइट करेगी। ये लोग पिज्जा शॉप में जाते हैं, एक सस्ता वाला डेप्रिसिएशन टैंक बनाते हैं और 11 इसका यूज करके मैक्स के माइंड में आती है। और इस साइड मैक्स ये समझ गई थी कि वेक्ना ये हमेशा बुरी मेमोरीज का यूज करता है, तो ये सोचती है कि ये हैप्पी मेमोरीज का यूज करके उसमें जाके छुप जाएगी जब तक इसके दोस्त वेक्ना को मार नहीं देते। बट थोड़ी ही देर में वेक्ना इसकी हैप्पी मेमोरीज में भी आ जाता है और मैक्स को जान से मारने लगता है। बट यहीं पर फाइनली 11 अपनी हीरोइक एंट्री मार देती है और वेक्ना से फाइट करने लगती है। इसकी एंट्री काफी सही लगी थी और एक पल को लगता है कि वेक्ना से ज्यादा स्ट्रांग है ये। बट ब्रो, वेक्ना इसकी जो बजाता है ना इसके बाद, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट स्टोरी में तभी ज्यादा मजा आता है जब विलेन हीरो से ज्यादा स्ट्रांग हो, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। वेक्ना ये 11 को सामने रखता है, एज एन ऑडियंस की तरह बांध देता है और बोलता भी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो तुम सामने सामने देखो। ये सिंपली मैक्स को मारने जा रहा था। यहाँ पर अगेन उस चीज की बात होती है कि मॉन्स्टर आखिर कौन है। लास्ट टाइम अपने को दिखाया था कि 11 को पहले लगता था कि ये खुद एक मॉन्स्टर है, बट जब इसको फुल स्टोरी पता चली थी तो इसको लगने लगा था कि इसके पापा, बोले तो डॉक्टर ब्रेनर, वो असली मॉन्स्टर है, क्योंकि उन्होंने वेक्ना को बनाया और 11 को बनाया। बट अब वेक्ना खुद बोलता है कि और कोई नहीं बल्कि ये खुद एक मॉन्स्टर है, और ये एक्चुअली में सच भी है, क्योंकि अपने को उसकी स्टोरी पता है। इसने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था। और इस पॉइंट में बोल सकते हो कि सीजन का भी नहीं, सीरीज का सबसे बड़ा ट्रूथ रिवील होता है। सीजन 1 से लेके अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में जितने भी कांड हुए थे उन सबके पीछे वेक्ना का ही हाथ था। जब 11 ने फर्स्ट टाइम पोर्टल ओपन किया था और हेनरी को अपसाइड डाउन में भेजा था, तो वहां पर जाके हेनरी भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था, बोले तो वेक्ना। लेकिन पहले हम सबको लग रहा था कि ये एज अ सेनापति था, वहां पर मेन बादशाह माइंड फ्लेयर था, बट ना, बिल्कुल गलत। माइंड फ्लेयर को भी हेनरी नहीं बनाया था अपनी पावर से, वो बस अपसाइड डाउन के पार्टिकल्स थे, उसको शेप हेनरी एक वेक्ना ने दी थी। याद होगा तो माइंड फ्लेयर की शेप कुछ स्पाइडर टाइप होती है और हेनरी ऑब्सेस था छोटे में स्पाइडर्स थे, तो बोल सकते हो कि अपसाइड डाउन का मेन बादशाह वेक्ना ही होता है। और स्टोरी के स्टार्ट से ही माइंड फ्लेयर का मेन टारगेट 11 थी, तभी वो ज्यादातर इसी के पीछे पड़ा रहता था। डफर ब्रदर्स ने बहुत तगड़ी वाली स्टोरी बनाई है और इसको जिस वे में कनेक्ट किया गया है ना, भाई साहब बवाल। खैर, तो अब लास्ट में लग रहा था कि वेक्ना ये जीतने वाला है। ये मैक्स के ऊपर अपना रिचुअल भी स्टार्ट कर देता है, उसको अखरोट की तरह तोड़ने लगता है। बट एज वी ऑल नो, जैसा मोस्टली मूवीज में अपन ने देखा भी होगा, कि हीरो को बस थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है और फिर वो बंदा आग लगा देता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। माइक 11 को फुल मोटिवेशनल ज्ञान देता है और फाइनली उसको आई लव यू भी बोलता है कई बार, जिससे 11 वापस से फॉर्म में आ जाती है। इसके अंदर का अपरिचित जाग जाता है और ये वेक्ना के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। इवन अभी उसको कंट्रोल भी करने लगती है, उसके टेंटिकल्स वगैरह को। और इसी सेम टाइम पे रशिया के साइड हॉपर की गैंग, ये लोग एक एक करके सभी डेमोगोर्गन्स को मार रहे थे। सो इसका इम्पैक्ट इस वेक्ना के साइड पे दिख रहा होता है। सभी जितने भी बंदे कैप्चर थे यहाँ पर वो सब आजाद हो जाते हैं वेक्ना के चंगुल से। लेकिन डस्टिन के साइड एक कांड हो जाता है। एडी ये डस्टिन को अकेला छोड़ के चला जाता है। बेसिकली सभी डेमो बैट्स को अपनी तरफ डायरेक्ट करता है, लेकिन इस बार ये भागता नहीं है। हर बार ये इन सब चीजों से डर के भाग जाता था, सीसी के टाइम एंड ऑल। बट अब ये रुकता है एंड फाइट करता है, सिर्फ इसलिए ताकि इसके दोस्त लोगों की जान बच सके और पूरा हॉकिंस भी बच सके। और सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि ये यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस कर देता है और लास्ट में डस्टिन की गोद में ही मर जाता है। वो बात अलग है कि सीन में बच्चों की तरह मैं रो रहा था, बट एक्चुअल में ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था। बट जितनी देर में अपन इस सीन से कोप अप कर पाते, आंसू पोंछ ही रहे थे सब, अपन मैक्स की साइड आते हैं। यहाँ पर लूकस ये चाहते हुए भी मैक्स की हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर सीसी का गधा बॉयफ्रेंड आ गया था, इसको मारने लगा था। और फिर वेक्ना ये मैक्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है।
सिर्फ लास्ट स्टेप बचा था उसकी आंखें फोड़ने वाला, बट उससे पहले 11 फॉर्म में आके उसको रोक देती है, मतलब वेक्ना को रोक देती है। बट स्टिल काफी देर हो चुकी थी और यहाँ पर भी एडी की तरह ही मैक्स लूकस की गोद में ये बोलते हुए कि ये मरना नहीं चाहती, ये भी मर जाती है। ये इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं था, रॉकेट था। इतना कौन इमोशनल करता है भाई। बट वेक्ना का एंड भी काफी बुरा होता है एज वी एक्सपेक्टेड, क्योंकि स्टीव लोग उसकी रियल बॉडी पे अटैक कर देते हैं जब वो डिफेंसलेस होता है, उसकी बॉडी में आग लगा देते हैं एंड देन नैन्सी उसको शूट करके घर से बाहर फेंक देती है। इस पॉइंट में वेक्ना की हालत बहुत ज्यादा वाली खराब थी, ये तो साफ दिख रहा था और सबको लग रहा था कि वो तो समझो मर गया। बट वापस नीचे जाके ये देखते हैं कि उसकी बॉडी वहां से गायब होती है, मतलब लुच्चा अभी तक नहीं मरा, या तो वो खुद वहां से भाग गया होगा किसी तरह, या फिर अपसाइड डाउन के मॉन्स्टर्स उसको अपने साथ लेके चले गए होंगे। बट यहाँ पर वेक्ना के जैसे लास्ट वर्ड थे 11 से कि तुम हार चुकी हो, तो काइंड ऑफ वही होता है। मैक्स फोर्थ विक्टिम थी और वो भी मर गई, तो मतलब आखिरी क्रैक भी यहाँ पर हो चुका था। तो इस वजह से वही होता है जैसा पहले विजन्स में अपन देख चुके थे, बहुत बड़ा